हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आरआरबी परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की जो पूरी की पूरी तैयारी यूट्यूब के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। उसका एक और सेशन हम लोग यहाँ पर में कंडक्ट करेंगे। ये आपका चौथा सेशन है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का डे बाय डे जो है वो एक प्रोग्रेस होती रहे, नॉलेज बैंक इंक्रीज होता रहे, तो ये सेशंस अच्छे से देखिए। मैं लास्ट में आज भी आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा। जो बच्चा पूरा का पूरा सेशन अच्छे से देखेगा तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन के साथ में हमारे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि विच ऑपरेशन स्टार्टेड टू एनेक्स हैदराबाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आपको बताना है हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो हैदराबाद जो है फ्रेंड्स बेसिकली एक रियासत थी भारत के बिल्कुल बीचों बीच में। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो ये भारत का हिस्सा बनने से ये मना कर रहे थे। इनका कहना था कि हैदराबाद एक अलग देश बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि हैदराबाद भारत के बीचों बीच में यहाँ पर में कैसे एक अलग देश बन सकता था जब अंग्रेजों ने ऑटोनॉमी दे दी जितने भी रियासतें थी उनको, कि या तो वो भारत में मिल जाए या तो पाकिस्तान में मिल जाए या अलग देश बन जाए। तो हैदराबाद को भारत में विलीन करने के लिए, ठीक है, सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन था ये? ऑपरेशन पोलो इंपॉर्टेंट है। और ये पोलो क्यों? क्योंकि उस समय में भारत में कहीं पे भी अगर आप देखा जाए पोलो के सबसे ज्यादा ग्राउंड कहीं पे थे तो वो हैदराबाद के अंदर में थे। आज आप हैदराबाद को केवल एक शहर के नाम से जानते हो तेलंगाना के अंदर में, लेकिन उस समय में हैदराबाद ये पूरी की पूरी जो है रियासत हुआ करती थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो हैदराबाद रियासत को भारत में विलीन करने के लिए सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में, मतलब इवन भारत के आजाद होने के बाद में भी ये हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, भारत में विलीन किया गया सितंबर 1948 के अंदर में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि मुंडा ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है प्राइमरीली, मतलब सबसे ज्यादा। वैसे तो इस राज्य के बाहर में भी मुंडा जनजाति के लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर में मिलेगी? ठीक है, तो मुंडा ट्राइब जो है फ्रेंड्स प्राइमरीली सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो आज के झारखंड राज्य के अंदर में पाई जाती है। पहले झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड, ठीक है, अलग राज्य बना था सन 2000 में। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पहले हम बोल सकते थे कि पहले 2000 के पहले कि बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है मुंडा ट्राइब, लेकिन जब झारखंड बन गया तो झारखंड वाला जो इलाका है ये ट्राइबल एरिया है, यहां पर में पाई जाती है। आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जो है, ठीक है, बिरसा मुंडा, इनका जन्मदिन होता है 15 नवंबर को। इसी वजह से झारखंड का निर्माण भी आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि 15 नवंबर को हुआ है। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ओके, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पाक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है? ये आपको बताना है। पाक जल डमरू मध्य किस देश के बीच में स्थित है? कौन से दो देशों के बीच में स्थित है? ठीक है, तो पाक जल डमरू मध्य जो है इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स, श्रीलंका मालदीव्स, इंडिया और चाइना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहूं तो ये हमारा इंडिया है, यहां पर मैं तमिलनाडु स्टेट आप देख सकते हो, यहां पर में श्रीलंका है। ठीक है, तो पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य ये जो है बेसिकली जो बंगाल की खाड़ी का जो एरिया है उसको हिंद महासागर में, ठीक है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है उससे जोड़ता है। ठीक है, उससे जोड़ने वाला ये पानी का एक झरा है। तो पाक स्टेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अब ये इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग इस तरीके की है, लेकिन हम हिंदी में जब लिखते हैं या प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो कई बार इंडिया और पाकिस्तान लगा देते हैं लोग, लेकिन ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंडिया श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर में कि भारत में पहली कॉटन मिल जो है वो कहां पर में स्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, भारत में पहली कॉटन मिल, तो पहली सूती
जो मिल है कताई मिल के रूप में जहां पर में स्टैब्लिश की गई थी, तो ये बॉम्बे में की गई थी 1854 के अंदर में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1854 में बॉम्बे के अंदर में पहली बार एक स्पिनिंग मिल बनाई गई, जिससे बेसिकली जो कपास है उससे धागे बनाकर कपड़े बनाने के लिए जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है, वो स्टैब्लिश की गई थी। पूरा मशीन स्टैब्लिश कर दी गई, यहाँ पर में एक मिल स्टैब्लिश कर दी गई थी। पहले क्या है, भारत के अंदर में कताई का काम वो हाथ से, हाथ करघा जो होता है उससे किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब पहली बार एक कार्यरत या काम करने वाली पूरी फुल फ्लैज जो है इंडस्ट्री बन गई थी यहाँ पर में। ठीक है, तो एक मिल स्टैब्लिश की गई थी भारत के अंदर में 1854 के अंदर में। ठीक है, बॉम्बे में। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की इसी तरीके से पढ़ाई होती रहे, तो आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कब अपनाया था ये आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अब अपनाना क्या होता है और लागू करना क्या होता है, ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हमारे भारत की संविधान सभा की, तो हम लोग इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग रिवीजन करने के लिए तैयार हो, सारा का सारा मैं अच्छे से आपको बता दूं। हमारे भारत के अंदर में क्या हुआ ना कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ठीक है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था ये कैबिनेट मिशन? ये आया था 1946 में, 1946 में। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता जो है वो क्या दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, कब दी जा सकती है। इसी कैबिनेट मिशन ने ये सोचा कि भारत को स्वतंत्रता जब दी जाने वाली ही है, तो क्यों ना संविधान सभा बना दी जाए भारत के लिए। तो इन्होंने संविधान, ठीक है, संविधान सभा का जो है प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा बनाई जाएगी। तो संविधान सभा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है, संविधान सभा का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन प्लान के तहत रखा गया था। संविधान सभा जो है इसके लिए चुनाव करवाए गए। ठीक है, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई से अगस्त 1946 के अंदर में। और संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, मतलब आजादी के पहले ही संविधान सभा की पहली बैठक हो चुकी थी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत और पाकिस्तान में संविधान सभा को बांट भी दिया गया। उसके बाद में ये संविधान सभा काम करती रही और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उस दिन हमने संविधान को अपना लिया। अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी हो, कितने लोगों ने प्रियम्बल पढ़ी है या याद है? प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, बनकर जो तैयार हो गया था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान लागू कब हुआ, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो लागू हुआ था 26 जनवरी को। इस दिन हम लोग 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र बन गए थे, क्योंकि संविधान लागू हो गया था 1950 को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लागू कब हुआ ये पूछ लिया जाए, या फिर अगर अपनाया कब किया ये पूछ लिया जाए, दोनों ही आंसर आप लोग कर पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में बता रहे हैं। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए करवाते रहा जाए। और आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में अपनाया कब गया था ये पूछा गया है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी को। अच्छा, दो चीजें और याद रखनी है आप लोगों ने। जब इसकी पहली बैठक हुई, तो फर्स्ट बैठक कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग डेट अभी आपको बताया मैंने जस्ट। कितने लोग यहाँ अभी के अभी बता सकते हैं? देखते कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। अभी के अभी जब मैंने बताया, तो क्या आप लोग इसको याद रख पाए हो? पहली मीटिंग कब हुई थी? तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन कोई अध्यक्ष तो था नहीं, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है, टेम्पररी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, टेम्पररी अध्यक्ष, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटेम, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को, जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो गया तब तक। फाइनली 11 दिसंबर को जो सेकंड मीटिंग हुई, उस दिन राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, संविधान सभा के प्रेसिडेंट या संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो पहली मीटिंग हुई, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये उस समय में संविधान सभा की, इस वजह से।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हड़प्पा जो शहर है, ठीक है, उसको किसके द्वारा खोजा गया था? बताइए जल्दी जल्दी से। देखिए अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आज का हमारा भारत यहाँ पर में अगर हम देख ले तो इधर पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, रावी नदी के किनारे के ऊपर में, ठीक है, हमको जो है खुदाई में कुछ चीजें मिली, ठीक है। तो और ज्यादा उसका एक्सकेवेशन किया गया, और ज्यादा वहां पर में खोजबीन की गई। तो दयाराम साहनी, ठीक है, इनके नेतृत्व में टीम यहाँ जाती है हड़प्पा में। और हड़प्पा के अंदर में जब उन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक पूरी चीजों का ख्याल रखते हुए कि कोई चीज टूटे फूटे ना, उन्होंने खुदाई की, एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें पता चला कि भाई इसके नीचे में तो पूरा का पूरा शहर दबा हुआ था। मतलब कि कई साल पहले, ठीक है, लगभग लगभग 4,500 साल पहले यहाँ पर में पूरा शहर बसा हुआ था, ठीक है। तो ये पूरी खोज जो है हड़प्पा शहर की, ठीक है, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो दयाराम साहनी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा जो शहर है, ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1921 में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर था जिसको खोजा गया था। तो पहला शहर सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको खोजा गया था वो कौन सा था? ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, हड़प्पा शहर था। इसी वजह से ये पूरे के पूरे शहर को ही आप लोग या पूरी की पूरी सभ्यता को ही आप लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो। ठीक है, क्यों कहते हो हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि ये पहला शहर था जिसको खोजा गया था इसमें, इस सभ्यता का। कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है हड़प्पा? रावी नदी के किनारे पर। किसने इसकी खोज की थी? तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रहेगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख देंगे जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। कौन से साल में हड़प्पा शहर की खोज हुई थी और कौन से नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, अगर अगले जो है 30 सेकंड के अंदर में हम लोग जो है 100 लाइक्स क्रॉस कर जाते हैं तो मैं आप लोगों को चारों जो दिशाएं हैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से मेन जो है जो एंड पॉइंट्स है हड़प्पा सभ्यता के, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, नाउ महात्मा गांधी ब्लैंक, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्टीमर एसएस सफारी में पहुंचे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स एसएस सफारी नाम का जो जहाज था उससे गए थे। ठीक है, कहां पर में पहुंचे थे महात्मा गांधी जब गए? ठीक है, तो बेसिकली वो गए क्यों थे वहां पर में 1893 के अंदर में? ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला करके एक जो है व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे, गुजराती व्यापारी। उनको एक ऐसे काठियावाड़ी जो है वकील की जरूरत थी जो उनके डे टू डे जो वर्क है उसको संभाल सके। तो गांधी जी जो थे उन्होंने सोचा कि ठीक है, भारत में वैसे भी वो उनकी प्रैक्टिस सही से चल नहीं रही थी क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति थे और वो केस सही से वो लड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने सोचा चलो वहां पर में डॉक्यूमेंट जो चीजें हैं उनको संभालने का काम ज्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये कहां पर में पहुंचे थे गांधी जी? ठीक है, तो ये डरबन नाम का जो शहर है वहां पर में पहुंचे थे। कब? 1893 में। इसको याद रखना है आप लोगों ने, 1893 में। ठीक है, एसएस सफारी नाम के जहाज से गांधी जी जब गए थे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग प्लीज इसको याद रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 1893 के अंदर में डरबन पहुंचे थे गांधी जी। तो दादा अब्दुल्ला जो थे उनकी फर्म में काम करने के लिए यहाँ पर में गए थे। चलिए, आप लोगों ने एक टारगेट कंप्लीट कर दिया है तो मैं आप लोगों को चारों जो है फ्रेंड्स ये भी बता देता हूँ। ठीक है, जो एरियाज है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट, ठीक है, वो जो है ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मांडा है, मांडा जो चेनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ है, चेनाब, चेनाब नदी के किनारे के ऊपर में। ठीक है, सबसे ईस्टर्न जो पॉइंट है, पूर्वी किनारा, वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे पे बसा हुआ है, हिंडन। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु अगर मैं बात करूं तो यह है दाइमाबाद, दाइमाबाद, ये जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर में, और ये प्रवरा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, प्रवरा, प्रवरा नदी। ठीक है, और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है इसका वो है सुतका जेंडोर, सुतका जेंडोर। ठीक है, सुतका जेंडोर, ये दास्क नदी है। ठीक है, इसके किनारे पे बसा हुआ है, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो ये चार जो है जो कोने हैं जो अब तक हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, मांडा नाम की जगह, ठीक है, सबसे ऊपर में चेनाब नदी के किनारे पे। सबसे पश्चिमी बिंदु अब तक का जो हमें मिला है वो है आपका आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे के ऊपर में। सबसे
दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर में, और सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका झेंडूर दास नदी के किनारे के ऊपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज याद रखिएगा आप सभी इन पॉइंट्स को। ओके चलिए, अच्छा एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे आप सभी के सभी। आपको बताना है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है। जल्दी जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जो भी बच्चे नए यहाँ पर में जुड़े हैं वो आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीजें ऐसे ही मिलती रहे। ठीक है, तो संवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। हमारे भारत की 7वीं अनुसूची के अंदर में, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंदर में ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्या है, केंद्र की सूची है, मतलब केंद्र सरकार कौन कौन से कानून, केंद्र सरकार या संघ जो है वो जो जो काम कर सकता है वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, फिर राज्य की सूची है कि राज्य सरकार कौन कौन से काम कर सकती है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर वगैरह ये सब, और प्रशासन व्यवस्था राज्य सरकार के अंदर में आता है। और एक है संवर्ती सूची, समवर्ती। ठीक है, संवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, दोनों दोनों कानून बना सकती है उन विषयों पे, जैसे कि एजुकेशन है, दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, फॉरेस्ट है, दोनों बना सकती है कानून। तो इस तरीके से संवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। संवर्ती सूची कौन से भारत की अनुसूची में दी गई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत के 7वें नंबर की अनुसूची जो है उसके अंदर में दिया हुआ है संवर्ती सूची का कंसेप्ट, ये आप लोग याद रखोगे। उसके अलावा संवर्ती सूची का कंसेप्ट लिया कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था सर, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अशफाक बता रहे कि बिहार पुलिस के अंदर में क्वेश्चन आया था। तो देखिए आप देख सकते हो कि इतने सारे एग्जाम्स के साथ साथ में यहाँ पर मैं बता रहे कि कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आपके साथी आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश के तुरंत बाद कौन सा वंश ने दिल्ली पर शासन किया, खिलजी वंश के बाद में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश सबसे पहले आया था। ठीक है, उसके बाद में कौन सा वंश आया था, तो खिलजी वंश आया था। ठीक है, खिलजी वंश आया था। ठीक है, खिलजी वंश, फिर आया तुगलक, तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश, और फिर सबसे लास्ट में था लोधी वंश। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आप लोग देखिए कि गुलाम वंश के बाद में कौन सा जो है उसने शासन किया है। ठीक है, तो गुलाम वंश के बाद में तुगलक वंश जो है वो, खिलजी वंश के बाद में कौन आया था, तो ठीक है तुगलक वंश आया था। अच्छा एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इनमें से सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने शासन किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा था। ठीक है, और सबसे कम समय तक, तो देखिए खिलजी वंश जो है उसने केवल 30 साल तक शासन किया है, केवल 30 साल तक। ठीक है, तो सबसे कम समय तक शासन किया है, ठीक है, खिलजी वंश ने। लेकिन अगर सबसे लंबा समय किसी ने शासन किया है तो 94 ईयर्स तक, ठीक है, तुगलक वंश ने शासन किया, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तुगलक वंश का शासन 94 ईयर्स का था। ठीक है, उसके जितने भी शासक हुए उन सभी लोगों का मिला के। ठीक है जी, बिल्कुल ट्रिक से भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है, तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था भारत के अंदर में, जब गांधी जी वापस आ गए। ठीक है, गांधी जी भारत में आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, परमानेंटली भारत में वापस आ गए थे, इसी वजह से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी पूरी तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि जब गए थे 1893 से तो वापस आते जाते ही नहीं थे, आते जाते थे, लेकिन 1915 में 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह से भारत वापस आ गए थे। ठीक है, परमानेंटली। तो इन्होंने पहला आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था 1917 में। ठीक है, चंपारण से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1917 में चंपारण से ये शुरू किया था। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मी लिपियों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए
अशोक की जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, और ब्राह्मी लिपि जो है भारत में पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल धीरे 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 कम होता गया और फिर पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, तो किसने इसको फिर से पढ़कर, ठीक है, हमें ये मदद की कि हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ सके? तो 1937 के अंदर में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने बहुत 1837 के अंदर में, ठीक है, 1837 में बहुत ही मेहनत की उन्होंने, अलग अलग जो टुकड़े मिले थे हमें, ठीक है, शिलालेखों के, या कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, तो उनको उन्होंने समझा, उनका मतलब जो है निकालने की कोशिश की, और फाइनली 1937 में उन्होंने इसको पढ़ने में सफलता हासिल कर ली। तो जेम्स प्रिंसेप करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ठीक है। अदरवाइज क्या होता कि हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, कुछ खरोष्टी लिपि में भी लिखे थे, तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियां पढ़ने में वापस से हम पढ़ पाए इसमें, ठीक है। जो काम किया था वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर में। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कब किया था, किसने किया था, कौन सी लिपि पढ़ी थी, ठीक है। अगर ये नहीं होते जेम्स प्रिंसेप, और ये नहीं हमारे लिए ब्राह्मी लिपि को पढ़ते, तो शायद हम अशोक के शिलालेखों को नहीं पढ़ पाते, और इतना जो हम इतिहास के बारे में जानते हैं वो हम लोग नहीं जान पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उसने क्या किया था, एक चार्टर दिया था जिसके तहत जो ब्रिटेन के ईस्ट वाले जो इलाके हैं, ठीक है, वहां पर में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। मतलब कि केवल ब्रिटेन की कोई और दूसरी कंपनी उनके साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज समझने वाली है आप लोगों की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी जो है आपके साथ में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी, लेकिन दूसरे देशों की कंपनियां कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी इसके इसके साथ में कम्पीट नहीं करेंगी, एकमात्र अधिकार या एकाधिकार इनको मिला था। और ये कब दिया था उन्होंने, दिसंबर सन 1600 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, दिसंबर सन 1600 में। पहले तो ये वैसे केवल 8 साल के लिए दिया, 15 साल के लिए दिया गया था, लेकिन 1608 के अंदर में जब इन्होंने फिर से अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला कि यार हमें लॉन्ग टर्म कुछ डिसीजंस लेने हैं, हमें वहां पर में जाकर हमारे भारत के अंदर में जाके हमें हमारे गोडाउन्स बनाने, बहुत सारी चीजें करनी है, तो लंबे समय के लिए हमें एक अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो बाद में जो है फ्रेंड्स उनका अधिकार जो है वो बढ़ा दिया गया था, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, सन 1600 के अंदर में क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक अधिकार दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहां पर में लोकेटेड है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र, अच्छा कौन से नदी के ऊपर में है राणा प्रताप सागर, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र है ना, तो कोई ना कोई नदी के ऊपर में होगा, तो कौन सी रिवर पे है ये भी बता दीजिएगा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 1970 में ये बना था, और ये है चंबल नदी के ऊपर में, चंबल नदी पर, ठीक है, और राजस्थान के रावत भाटा वाले इलाके के अंदर में राणा प्रताप सागर डैम, ओके। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र राणा प्रताप सागर डैम के ऊपर में बनाया गया है, जो चंबल नदी के ऊपर में लोकेटेड है, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र राजस्थान में, नदी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे मुझे, ओके। चलिए, क्या आप लोग क्विक रिवीजन के लिए तैयार हो आप सभी के सभी लोग? ठीक है, एक फास्ट फॉरवर्ड जो है हम लोग रिवीजन ले यहाँ पर में, ताकि आप लोग स्पीड में आंसर कर पाए। अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी लोग। अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि जी हाँ सर तैयार है। चलिए नाउ फ्रेंड देखिए, यहाँ पर में हम लोग स्पीड में क्विक रिवीजन करते हैं, और आप सभी लोगों ने आंसर जो है स्पीड में लगाने हैं, जितना स्पीड में आप लोग लगा सकते हो और जितनी ज्यादा जानकारी आप लोग दे सकते हो वो सारी जानकारी आप लोगों ने देनी है यहाँ पर में, ओके। चलिए देखिए, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? क्या गोवा की मुक्ति से, जोधपुर का परिग्रहण से, हैदराबाद का विलय से, मिजोरम के साथ में समझौता करने से, किस चीज से है? एकदम फास्ट आंसर आप लोगों ने करना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन पोलो की, तो ऑपरेशन पोलो का संबंध जो है फ्रेंड्स हैदराबाद के एनेक्सेशन से, हैदराबाद का भारत के अंदर में विलय जो है ये सितंबर 1948 के अंदर में किया गया था। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते। भारत में मुंडा जनजाति कौन से क्षेत्र के अंदर में रहती है? छोटा नागपुर का पठार, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मैंने आज बताया कि झारखंड का जो इलाका है वहां पर में आपको सबसे ज्यादा जो है संख्या में मुंडा जनजाति मिलती है,
ठीक है, और ये झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार के ऊपर में बसा हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड बेसिकली कहां पर में, छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, वही उसी इलाके के ऊपर में बसा हुआ है झारखंड पूरा का पूरा। तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से घुमा के भी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो। मुझे आप बताइएगा कि जो झारखंड है उसका, झारखंड का निर्माण कौन से साल में किया गया था और कौन से तारीख को किया गया था, किसका जन्मदिन था उस दिन। ठीक है, नाउ राम सेतु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। ठीक है, तो आरआर सी के अंदर में पूछा गया, ग्रुप डी के अंदर में आप लोगों को बताना है कि पाक स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, कील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य। अब देखिए जिब्राल्टर की खाड़ी जो है ये तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में लोकेटेड है, तो उधर तो जा नहीं सकता स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ में राम सेतु। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट अमेरिका का जो अलास्का स्टेट है, ठीक है, और रशिया उनके बीच में है, प्रशांत महासागर के पास में। ठीक है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है बेरिंग स्ट्रेट, उधर में भी नहीं है, कील की तरफ में भी नहीं है, यहाँ पर में तो पाक स्ट्रेट जो है वहां पर में, ठीक है, राम सेतु है। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, पाक स्ट्रेट वहां पर में। जी इधर से। भारत में पहली कपास मिल जो है बंबई में कब बनाई गई थी, एडब्ल्यूएस की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बॉम्बे में स्थापित की गई थी, बॉम्बे में कहां पर में स्थापित, कौन से साल में स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली कपास मिल, ठीक है, ये बंबई में, बॉम्बे में हुई थी स्थापित 1854 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, 1854 के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सभी लोग जल्दी जल्दी से दोनों लिख दीजिए, कब और ठीक है कहां पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, एक और चीज आप लोग बता सकते हो मुझे, अपनाया कब गया था ये भी बता दीजिए मुझे। ठीक है, अपनाया कब गया था ये भी बता दीजिए, कमेंट कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। और जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं नए, वो जल्दी से आरआरबी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको आगे में भी सारी चीजें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स की 26 ठीक है जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अपनाया गया था। ओके, मतलब बनकर तैयार हो गया था। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने भारत का पहले सिंबॉलिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर आजादी जो है उसको रियलाइज करने के लिए, आजादी को फील करने के लिए हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो उस दिन की याद में हमने 20 साल बाद 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हड़प्पा स्थल कौन से नदी के तट पर स्थित है। जल्दी बताइए, हड़प्पा जो है कौन से नदी के तट पर स्थित है। कमेंट में आंसर करते रहेंगे बच्चे लोग जल्दी जल्दी से। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है स्थल है कौन से नदी के ऊपर में स्थित है, तो हड़प्पा स्थल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, रावी नदी के तट के ऊपर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, दयाराम साहनी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, नाउ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो चीजें हैं, मैं कुछ चीजें आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से इसको बताइए। ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स की दांडी, ठीक है, दांडी जो यात्रा है, ठीक है, दांडी यात्रा आप बताएंगे कि कौन से साल में जो है, उसका ईयर क्या था, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो जल्दी जल्दी से। ठीक है, दांडी यात्रा का ईयर कौन सा था, कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएंगे कि राजा राम मोहन रॉय जो है उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि किसने दी थी, ये कमेंट करके बताएंगे आप। राजा की उपाधि किसने दी थी ये भी कमेंट कर देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी। ओके, चंपारण सत्याग्रह जो है वो कौन से राज्य में था, कौन से राज्य में हुआ था और कौन से साल में हुआ था, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। गांधी जी भारत के अंदर में, ठीक है, गांधी जी भारत में जो है परमानेंटली भारत में वापस आ गए थे। ठीक है, तो डेट और ईयर आप बताएंगे, और इस डेट को हम क्या मनाते हैं। ठीक है, कौन सा पर्व हम लोग मनाते हैं इस डेट को, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया।
ओके तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी आप लोगों की जितनी भी तैयारी है, ठीक है, और आरआरबी की जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों की होती है, जितनी भी एग्जाम्स होती है, उन सभी के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको अगर इस सेशन की और बाकी सारे सेशंस की भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को पिंड कमेंट के अंदर में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। इसके अंदर में आप लोगों को सारे के सारी जितनी भी पीडीएफ्स है और जितने भी क्विज होती है वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। कोई नया नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, वो भी आप लोगों को यहीं पे तुरंत मिल जाएगा। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो लिंक दी गई है या जो चैट के अंदर में भी आप लोगों की पिन कमेंट के अंदर में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर में जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में ज्वाइन हो सकते हो, आरआरबी परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। साथ ही साथ आपको जो है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी ये पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से भी इसको ले सकते हो। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जय हिंद।